नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गहलोत कुमार। पिछली वीडियो मैंने काफ़ी समय पहले डाली थी। बीच में मेरा पेपर होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो हिस्ट्री चल रहा था। अब मैं एक बार फिर से नई वीडियो बना रहा हूँ और जो वीडियो आपकी बार में बना रहा हूँ ये ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री का अपना साथ साथ चलता रहेगा और उसके साथ में ज्योग्राफी की भी साथ साथ हम वीडियो बनाएंगे। और विशेषकर जो इसमें हमारा टारगेट रहेगा, अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम, जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा ये, प्लस में ग्रुप डी, प्लस में एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, इसके अलावा स्टेट्स के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब का हम कवर करते हुए चलेंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट वाइज। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन कम से कम छूटना चाहिए जो हमारे पढ़ाने में आए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। अब भारत का भूगोल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसका पिछला क्लियर करते हैं। तो पीछे से देखो, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले एक द्वीप था और उस द्वीप को नाम दिया गया पेंजिया। जितने भी महाद्वीप है, 7 महाद्वीप को मिलाकर पुराने समय में सिर्फ एक द्वीप था, एक महाद्वीप था जिसको नाम दिया गया पेंजिया। अब हुआ क्या, पेंजिया समय के साथ 2 में टूट गया। एक हो गया आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है, दूसरा हो गया अंगारा लैंड। गोंडवाना और अंगारा 2 में टूट गया। 2 में टूट गया कौन, पेंजिया, और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड 2 में टूट गया। अब समय के साथ गोंडवाना लैंड फिर से टूट गया और ये भी टूट गया। ये करीब करीब 4 में टूटा, ठीक है। तो इसमें आपके शामिल हो जाएंगे, देखो, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 4 ये हो गए। इसमें आपके 3 शामिल हो जाएंगे, एक उत्तर अमेरिका, ठीक है, उत्तर अमेरिका, प्लस में एशिया और प्लस में यूरोप, ठीक है, एशिया और यूरोप। एक तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो द्वीप था, महाद्वीप था, उसको नाम दिया गया पेंजिया। पेंजिया 2 में टूट गया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड 4 में टूट गया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, और एक हो गया आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अंगारा लैंड 3 में टूट गया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप। ये मैंने आपको शुरू का क्लियर करवाया। अब इससे भी जरूरी है, इस चीज को बोलते क्या है, तो देखो, इसको बोला गया है महाद्वीपीय, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई है, वेगनर, ठीक है। वेगनर नामक विद्वान ने ये सिद्धांत दिया है, जिन्होंने बताया कि शुरुआत में जितने भी ये 7 महाद्वीप हैं एक जगह पर थे और उसको नाम दिया उन्होंने पेंजिया। पेंजिया समय के साथ 2 में टूट गया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड आगे चलकर 4 में टूट गया और अंगारा लैंड फिर से 3 में टूट गया, ठीक है। इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलते हैं। इससे मिलती जुलती एक टर्म और है, महाद्वीपीय व्यवस्था, ठीक है। महाद्वीपीय व्यवस्था वास्तव में नेपोलियन के द्वारा दी गई थी। वो वास्तव में इंग्लैंड को घेरने की उनकी रणनीति थी, वो जिसमें व्यापार कमजोर करना था किसका, इंग्लैंड का। तो देखो, महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की है और महाद्वीपीय विस्थापन ये अलग चीज है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत, वेगनर के द्वारा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप था शुरू में वो पेंजिया था। अब देखो,
इसको आप दूसरे तरीके से यदि क्लियर करो, इसको जैसे हम मान ले इक्वेटर, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा में मैंने शुरू में आपको पेंजिया बता दिया। अब पेंजिया का मैंने बता दिया कि एक तो अंगारा लैंड, अब अंगारा लैंड चला गया मान लो आप ऊपर की तरफ, ठीक है, ये अंगारा लैंड चला गया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या आ गया, गोंडवाना लैंड, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया गोंडवाना लैंड। अंगारा कितने में टूट गया, 3 में, एक आ गया आपका उत्तर अमेरिका, ठीक है, एक आ गया यूरोप और एक आ गया एशिया, ठीक है। इधर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है, 4 आगे नीचे। अब यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये लगाना है कि जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर है, उसके ऊपर की तरफ जो है, जो नॉर्थ में है, वो अंगारा लैंड से बने हुए हैं, और जो साउथ में है, जो नीचे की तरफ है, वो किससे बने हुए हैं, वो गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं। तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 ऊपर के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जो महाद्वीप हैं, ये अंगारा लैंड से निर्मित हैं, और नीचे के जो 4 हैं, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये किससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं गोंडवाना लैंड से। तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा एक पूछा जाता है मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर वास्तव में एक द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप के पास में है। ये भी किसका हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, ठीक है। ग्रीनलैंड ऊपर की तरफ है, तो किसका हिस्सा हो जाएगा, अंगारा लैंड का। तो आप ये आइडिया आराम से लगा सकते हो कि कौन सा पार्ट किसका हिस्सा है। ये हुआ आपका महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि शुरुआत में जितने भी 7 महाद्वीप हैं एक जगह पर थे, पर समय के साथ 2 भागों में टूटा पेंजिया, एक हो गया गोंडवाना लैंड, एक हो गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड ऊपर वाला जिससे 3 बने, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, नीचे वाला 4 में टूटा, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इंडिया, भारत, तो देखो भारत का यदि हम पढ़ें तो ऐसा माना गया है कि शुरुआत में भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है, शुरुआत में जो इंडिया है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, पर समय के साथ ये अफ्रीका वाले हिस्से से भारत छूटकर और कहां पर आके लगा, एशिया, ठीक है, साउथ एशिया, यहाँ पे आके ये सेट हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, पर वर्तमान समय में किसके साथ है, एशिया के साथ। आया हुआ क्वेश्चन है कई बार पेपर में कि शुरुआत में भारत किसका हिस्सा था। तो देखो एक चीज तो ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, शुरुआत का जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर का, बाकी महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की है, वो इंग्लैंड को घेरने की रणनीति थी उनकी। अब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हो गया। अब आ जाओ आप इंडिया, तो देखो भारत को उपमहाद्वीप भी बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंटल एरिया बोला जाता है भारत को। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल माने गए, देखो हमारे जो पड़ोसी देश है वो शामिल है इसमें, एक तो पाकिस्तान, ठीक है, एक पाकिस्तान, एक नेपाल, ठीक है, एक भूटान, एक बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया, और एक हो गया आपका खुद भारत। ये 5 देश शामिल हैं इसमें। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है या नहीं है। तो देखो भारतीय उपमहाद्वीप में सब कॉन्टिनेंट में शामिल हुए आपके पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। विशेषकर आप देखोगे तो हमारे आसपास के जो देश हैं वो शामिल है इसमें, और विशेषकर जो समुद्र के साथ भारत से नहीं जुड़े हुए वो देश शामिल है, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन होता है विशेषकर, एक तो होता है म्यांमार, तो म्यांमार भारत के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। दूसरा एक होता है मालदीव या फिर श्रीलंका, तो वो तीनों
जो देश है हमारे समुद्री पड़ोसी हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से जमीन से हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये 5 देश माने गए भारतीय उपमहाद्वीप में। म्यांमार हमसे जमीन से भी जुड़ा हुआ है, पानी से भी जुड़ा हुआ है, पर विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा ये 5 देश शामिल हैं। ठीक है, एक ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी चीज हम क्लियर करते हैं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो पृथ्वी पर जब आप ग्लोब में देखोगे तो आपको 2 तरीके की लाइन मिलेंगी। एक तो आपको मिलेंगी इस तरीके से, इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और ये 0 डिग्री से शुरू होती हैं। तो 0 डिग्री से एक तो जाती है नॉर्थ की तरफ और एक जाती है साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये 0 डिग्री इसके बाद में बढ़ती जाती है, ये तो 90 तक बढ़ती है। वो खैर वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, पर यहाँ पर हम इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज तो यह कि 0 डिग्री से यदि हम शुरू करें और हम जाएंगे जब नॉर्थ की तरफ, तब इंडिया आएगा, तो इसीलिए देखो हम बोल सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। यदि अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो भारत किसका हिस्सा है? नॉर्थ हेमिस्फीयर का। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का हिस्सा है भारत। और ये अक्षांश इस प्रकार से जो खिंची होती है इनको अक्षांश बोला जाता है। और भारत की जो स्थिति है वो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है। 6 डिग्री 4 मिनट से भारत की भूमि शुरू होती है, और यहाँ पर द्वीप आएगा भारत का। कौन सा द्वीप? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में जो जगह है उसको क्या बोला गया है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत का साउथ ईस्ट पॉइंट है, बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 4 मिनट पर। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर भारत का इंदिरा पॉइंट स्थित है, जहां से भारत की शुरुआत होती है। और आप यदि ये दूरी काउंट करोगे तो ये कितनी बैठेगी? 876 किलोमीटर। ठीक है, विषुवत रेखा से इक्वेटर से भारत की दूरी 876 किलोमीटर है। और भारत की अवस्थिति यदि अक्षांश से हम देखेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, जहां पर इंदिरा पॉइंट है। और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसको करके कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। अब इंदिरा पॉइंट के दूसरे नाम तो देखो, एक तो इसको बोला जाता है पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, एक तो इसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, दूसरा इसी का एक और नाम है पार्सन्स। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ये एक ही बात है। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट और इंदिरा पॉइंट एक ही बात है। स्थिति कहाँ है? 6 डिग्री 4 मिनट। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार का भी जो निकोबार वाला द्वीप समूह है उसमें ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये 6 डिग्री 4 मिनट पर हो गया। अब 6 डिग्री 4 मिनट से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो हम आएंगे किस पर? 8 डिग्री 4 मिनट पर। 8 डिग्री 4 मिनट पर यहां से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है। जो मेन इंडिया है बिल्कुल जमीन वाला, वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और ये है हमारा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु का हिस्सा, बिल्कुल साउथ ईस्ट पॉइंट है मुख्य भूमि का। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर, इसको कैप कॉमरिन भी बोलते हैं। ठीक है, कैप कॉमरिन भी बोला जाता है किसको? कन्याकुमारी को, जहां से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है। तो 2 तरीके से, यदि द्वीप के हिसाब से देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट, मुख्य भूमि के हिसाब से देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट। ये कन्याकुमारी या कैप कॉमरिन, और इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट। ये दक्षिणतम बिंदु है, किसमें स्थित है? ग्रेट निकोबार में। अब हम यदि इससे ऊपर जाएंगे तो हम आ जाएंगे कहां पर? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये जगह कौन सी आ गई? ये जगह आ गई आपकी इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल जगह है, और ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, और वास्तव में देखा जाए तो पाक अधिकृत कश्मीर में, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है
उसमें इंदिरा कॉल स्थित है और इंदिरा कॉल कितने पर है? 37 डिग्री 6 मिनट पर। ठीक है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। कई बार पूछा गया पेपर में, जो पीओके है उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, पाकिस्तान के कब्जे में है। इंदिरा कॉल वास्तव में इसी का हिस्सा है। और 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर और 8 डिग्री 4 मिनट तक की यदि दूरी देखी जाए तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर की दूरी है ये। इंदिरा पॉइंट पानी में है, एक द्वीप है, उसमें स्थित है। और मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये दूरी यदि देखी जाए तो 3214 किलोमीटर है। और खास चीज ये है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। अब इंदिरा कॉल भारत का बिल्कुल उत्तरतम बिंदु, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल हो गया। और इंदिरा कॉल का दूसरा और क्वेश्चन है कि इंदिरा कॉल भारत के लिए रणनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पीओके में है, पर यहाँ पर करीब करीब 5 देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं और 5 देशों में शामिल है, देखो, एक तो खुद भारत, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, एक तजाकिस्तान और एक चाइना। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान और भारत, ये 5 देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं किस पर? इंदिरा कॉल पर। और जो पामीर की गांठ है, जो पामीर का पठार है, वो यहाँ से थोड़ी दूरी से शुरू होता है, जो तजाकिस्तान में है, जिसको दुनिया की छत बोला जाता है। ठीक है, दुनिया की छत बोला जाता है किसको? पामीर के पठार को, वो यहीं पर स्थित है। तो इंदिरा कॉल पर 5 देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। ठीक है, ये पाक अधिकृत कश्मीर में, ये तो हो गया उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, दूरी 3214 किलोमीटर बैठेगी इंडिया की इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा यदि आप ग्लोब को देखोगे तो एक मिलेगी आपको उसमें खड़ी लाइन। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का हिस्सा है अक्षांश के हिसाब से भारत, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। पर यदि खड़ी लाइनों के हिसाब से देखा जाए तो जो 0 डिग्री है, इसको बोला जाता है ग्रीनविच लाइन। ये लंदन के पास से गुजरती है, इंग्लैंड से, इसको ग्रीनविच लाइन बोला जाता है। अब यदि हम इसके ईस्ट में चलेंगे, पूर्व में चलेंगे, तो ये पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में चलेंगे तो पश्चिमी देशांतर। और भारत जो आता है वो इस साइड में आता है। तो इसीलिए यदि देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो भारत हिस्सा है किसका? पूर्वी गोलार्ध का, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है यदि देशांतर के हिसाब से देखा जाए। और खास चीज ये कि 0 डिग्री से एक दूरी है कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यहाँ से हमारा टाइम लिया गया है। ठीक है, टाइम हमेशा देशांतर से लिया जाता है और हमारा जो टाइम लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और खास चीज ये कि 2 देशांतरों के बीच में जो समय का अंतर है वो कितना होता है? 4 मिनट का। इसीलिए यदि आप 82.5 मिनट का निकालोगे तो ये बैठेगा 5 घंटे 30 मिनट। तो ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी से हमारा जो टाइम है वो कितना आ गया है? 5.5 घंटे आ गए। अपने टाइम को बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा टाइम 5 घंटे 30 मिनट आ गए हैं। हम पूर्वी गोलार्ध में शामिल है, इस प्रकार से पूर्वी गोलार्ध में शामिल है। अब 82.5 डिग्री का देखो जिक्र हो गया तो मैं इसका बता देता हूँ। 82.5 डिग्री का दूसरा क्वेश्चन है, इलाहाबाद के पास नैनी, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी, यहाँ से हमारा टाइम लिया गया है। और खास चीज ये कि नैनी एक चीज के लिए और जानी जाती है। ठीक है, भारत की पहली हवाई उड़ान 1911, दुनिया की 1903 में, और भारत की पहली हवाई उड़ान 1911 इलाहाबाद से नैनी। ये वही नैनी है जहां से हमारा टाइम लिया गया है। और समझने की चीज ये है कि ये डाक सेवा थी, डाक लेकर गई थी उड़ान। इसीलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि दुनिया की पहली हवाई डाक 1911 इलाहाबाद से नैनी। यहाँ पर हमारा जो समय लिया गया है उसके एवज में हम बात कर रहे हैं, और साथ में क्लियर होना चाहिए भारत की पहली हवाई उड़ान 1911 इलाहाबाद से नैनी और दुनिया की पहली हवाई डाक 1911 इलाहाबाद से नैनी। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और अपने टाइम को बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो 0 डिग्री ग्रीनविच है उससे जो टाइम है उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। और जीएमटी से हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है,
एक तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है कई पेपरों में कि जो 82.5 डिग्री है भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो देखो 82.5 डिग्री, देखो एक तो यूपी हो गया, ठीक है, एक तो यूपी हो गया क्योंकि जो नैनी है इलाहाबाद यहीं पर है। दूसरा एमपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कितने राज्यों से गुजरी? 5 से, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब यदि आप देखोगे, जब आंध्र प्रदेश से आगे इस लाइन को यदि हम सीधा ले जाएं तो ये श्रीलंका से गुजरेगी, फिर ये श्रीलंका से गुजरेगी और इसीलिए श्रीलंका का जो टाइम फिक्स किया गया है, जो श्रीलंका का टाइम जोन है वो भी इसी से लिया गया है। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि भारत के अलावा एक और कौन सा देश है जिसने अपना टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया है। तो आंसर क्या हुआ? श्रीलंका। तो ये तो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाओ अपना देशांतरीय विस्तार, ठीक है। श्रीलंका दूसरा देश है जिसने 82.5 डिग्री को अपना टाइम जोन बनाया है। तो देशांतरीय विस्तार में देखो हमारी शुरुआत होगी 68 डिग्री 7 मिनट से। यह गुजरात का सरक्रीक, ठीक है। सरक्रीक को लेकर विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। 1965 की लड़ाई हो चुकी है इसको लेकर, ठीक है। 1965 की लड़ाई हो चुकी है इसको लेकर। तो देखो सरक्रीक गुजरात में है, ये हमारा बिल्कुल वेस्टर्न पॉइंट है, पश्चिमतम बिंदु है। और यहाँ से देशांतरीय विस्तार भारत का शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से और हम इसमें गुजरेंगे तो आगे चलकर आ जाएगा कितना? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट। ये बालांगू, अरुणाचल प्रदेश, और बालांगू का दूसरा एक और नाम है किबलू, ठीक है। किबलू बालांगू को ही बोला जाता है। तो बालांगू का दूसरा नाम किबलू है और ये बालांगू किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से ये हमारा देशांतरीय विस्तार हुआ और इस प्रकार से हमारी दूरी बैठती है 2933 किलोमीटर। वो 3214, ये 2933, ठीक है। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब सरक्रीक हो गया हमारा पश्चिम का, किबलू या बालांगू हो गया हमारा पूरब का, इंदिरा कॉल हो गया बिल्कुल नॉर्थ का और इंदिरा पॉइंट हो गया बिल्कुल साउथ का। और साउथ का मुख्य भूमिका क्या है? कन्याकुमारी या कैप कॉमरिन। अब यदि आप इसमें देखोगे तो ये और ये दोनों के बीच का जो अंतर है करीब करीब आएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। सूर्य हमेशा कहां से निकलता है? पूरब से। तो पूरब का मतलब ईस्ट इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। तो देखो एक क्वेश्चन तो ये है कि सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में दिखाई देता है? तो सीधी सी बात है अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखाई देता है। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये सबसे लास्ट में किस में दिखाई देगा? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में सबसे लास्ट में दिखाई देगा। दो चीज तो ये क्लियर कर लेना। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दो देशांतरों के बीच का जो अंतर है वो कितना होता है? 4 मिनट। और भारत के हिसाब से यदि अंतर देखा जाए तो कितना हुआ? 30 डिग्री। अब ये दो देशांतरों में 4 है तो 30 में कितना हो जाएगा? 120। ये क्या है? मिनट है। यदि घंटे में पूछे तो 2 घंटे। तो सीधा सा अंतर ये हुआ कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश वास्तव में दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर बनता है। 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखाई देगा मुकाबले किसके? गुजरात के, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सरक्रीक हो गया, बालांगू, किबलू हो गया, नीचे का इंदिरा पॉइंट हो गया मुख्य भूमिका, कैप कॉमरिन, कन्याकुमारी हो गया, ऊपर का इंदिरा कॉल हो गया जिसमें 5 देशों की सीमाएं मिलती है, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। अब दूसरी चीज, भारत सरकार के 2 प्रोजेक्ट हैं। एक तो जो हमारा जमीन का है उसको जोड़ने के लिए, ठीक है, जो हमारा जमीन का बॉर्डर है उसको जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट चला रखा है? भारतमाला।
जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसको अच्छी सड़क से जोड़ना, ये भारतमाला है। एक हमारे समुद्र के किनारे के जो पोर्ट है उनको अच्छी सड़क से जोड़ना, इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट चला हुआ है? सागरमाला। ठीक है, ये भारतमाला और सागरमाला दो प्रोजेक्ट हैं, ये जमीन वाले के लिए, ये समुद्र के किनारे वाले के लिए। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। इसके बाद में दूसरा स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना 4 महानगरों को जोड़ने के लिए, वो तो खैर आगे पढ़ेंगे, पर इसमें एक चीज मैं क्लियर करा देता हूं, जो ऊपर से नीचे का है उसको बिल्कुल हमारा जो कब्जे में है वो श्रीनगर से शुरू करके और कहां तक? कन्याकुमारी तक। ठीक है, श्रीनगर से शुरू करके कन्याकुमारी तक एक रोड बना दी है। ठीक है, ये श्रीनगर से शुरू करके कन्याकुमारी तक ये रोड बना दिया। रोड को क्या नाम दिया गया है? NH-44। ठीक है, NH-44, और इसकी टोटल लंबाई बनती है 3745 किलोमीटर। ठीक है, 3745 किलोमीटर बनती है। खास क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो देखो, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे वर्तमान समय में NH-44 है। कई एग्जाम में पूछ भी रखा है। ठीक है, नया क्वेश्चन है। तो इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी से। और वास्तव में ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये NH-44 टोटल लेंथ है इसकी 3745 किलोमीटर। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और है, दूसरा पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर को किससे जोड़ेगा? सिलचर। सिलचर असम में और पोरबंदर गुजरात में, ये तो जोड़ेगा। इसको नाम दिया गया है NH-27, NH-27। ये वास्तव में पूरा पश्चिम गलियारा है ये। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, और इसको NH-27 नाम दिया गया। पोरबंदर से लेकर सिलचर, ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, लंबाई इस वाले की ज्यादा है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ अपने काम का कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा मिलते कहाँ पर है? तो ये दोनों जहां पर मिलते हैं वो जगह कौन सी है? झांसी है। ठीक है, दोनों जहां पर मिलते हैं ये कौन सी जगह हुई? ये झांसी है। ये आया वो क्वेश्चन है। तो एक इस प्रकार से क्लियर होना चाहिए आपको। चारों पॉइंट के हिसाब से मैंने ये बता दिया। बाकी और अच्छे से हम उसमें पढ़ेंगे, जो हम कनेक्टिविटी वाला टॉपिक क्लियर करेंगे, परिवहन वाला। अब दूसरे हिसाब से हम चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम क्षेत्रफल पर, एरिया पर। ठीक है, क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये टोटल एरिया है इंडिया का। और टोटल यदि हम इसका परसेंटेज निकालें तो ये हो जाएगा 2.42%, 2.42% पूरे पृथ्वी का प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अलग नजर से इसको हम देखें तो देखो, सबसे ज्यादा किसका है? रूस का। इसके बाद में कनाडा, इसके बाद में चाइना, और इसके बाद में USA, और फिर ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के बाद में ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में इंडिया। ठीक है, इंडिया, और इसके बाद में अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। ये इस प्रकार से यदि पूरा हम एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा रसिया का है, उसके बाद कनाडा का, उसके बाद चाइना, फिर USA, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर अर्जेंटीना। अब इसमें अपने क्वेश्चन तो देखो, पहली बात तो सीधी सी है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो रसिया का है। बाकी ये याद होना चाहिए मेरे हिसाब से इतने तक: रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना। अब अपने काम के क्वेश्चन देखो, आप अपने काम के क्वेश्चन ये है कि भारत का स्थान कौन सा है
7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है। एरिया के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है। मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि वन फॉरेस्ट जंगल के हिसाब से भारत 8वें स्थान पर है, वो भी पास में ही है। तो जंगलों के हिसाब से दुनिया में भारत 8वें स्थान पर है। एरिया वाइज भारत 7वें स्थान पर है। टोटल एरिया का हमारा जो बनता है वो 2.42% बनता है। दूसरा क्वेश्चन, एक तो भारत से पहले और एक भारत के बाद में। तो देखो भारत से पहले कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत के बाद में कौन है? अर्जेंटीना। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत से पहले 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है और भारत के बाद में 8वें स्थान पर अर्जेंटीना आता है। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इसमें से ही एसएससी ने क्वेश्चन निकाले कई सारे। तो एक तो ये है, देखो इंडिया से रूस का 5.5 गुना है। भारत के मुकाबले रूस का जो क्षेत्रफल है वो 5.5 गुना है। ये तो आ रखा है क्वेश्चन। पर एक और मैं बता देता हूं, यदि कभी एग्जाम में पूछा जाए, यूएसए, कनाडा और चाइना तीनों का जो एरिया है भारत के मुकाबले करीब करीब कितना बनता है? 3 गुना। यूएसए, कनाडा और चाइना, अमेरिका, कनाडा, चाइना का जो एरिया है भारत के मुकाबले करीब करीब 3 गुना ज्यादा है। ये तो हुई ज्यादा वाली बात। अब आ जाओ भारत से कम। तो भारत से कम में एक तो पूछा हुआ है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के मुकाबले भारत का जो एरिया बनता है कितना है? 4 गुना। ठीक है, पाकिस्तान एक प्रकार से भारत का बेटा ही है। तो अपने बेटे से भारत 4 गुना बड़ा है, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान भारत से ही निकला है। ठीक है, पाकिस्तान भारत से ही निकला है। तो पाकिस्तान के मुकाबले भारत 4 गुना बड़ा है। अब एक और पड़ोसी हमारा कौन? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश वास्तव में पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान, और 1971 में अलग देश बन गया। तो वो एक प्रकार से पोता हो गया, नाती हो गया। तो बांग्लादेश के मुकाबले भारत का जो एरिया है वो कितना बनता है? 22 गुना। ठीक है, बांग्लादेश के मुकाबले भारत का एरिया 22 गुना है, पाकिस्तान के मुकाबले 4 गुना है। और तुम्हारे हिसाब से बता देता हूँ आगे कभी क्वेश्चन पूछे तो। देखो अपने बेटे को भारत ने दे दी नहर, ठीक है, पाकिस्तान को, और अपने पोते को भारत ने दे दी नदी। बाकी पढ़ेंगे आगे अच्छे से। और अभी ये रखो कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत का 4 गुना, बांग्लादेश के मुकाबले 22 गुना, कनाडा, चीन और यूएसए का भारत के मुकाबले 3 गुना, और रशिया का भारत के मुकाबले 5.5 गुना। ठीक है, 2.42% है। एक तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इंडिया और अर्जेंटीना तो खैर इतना काम का नहीं है, पर फिर भी आपको यह याद रखना है कि भारत से बाद में कौन आता है। अब आ जाओ पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो देखो जनसंख्या में हम पीछे नहीं रह सकते। थोड़े दिन की बात और रही है, फिर चाइना को भी हम बीट कर देंगे, चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। तो और सारे कामों में किसी ना किसी का कोई ना कोई योगदान हो सकता है भारत के लिए। और जनसंख्या एक ऐसी चीज है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। हम आज़ादी के बाद में या पहले से आज तक इतने हुए, ये हमारा खुद का योगदान है। ठीक है, तो इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। तो देखो जनसंख्या में हम आज कौन से नंबर पर है? दूसरे पर। पहले पर चीन, ठीक है, दूसरे पर भारत। पहले पर चीन, दूसरे पर भारत, और चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ठीक है, और ब्राजील। ये 5 का हम क्लियर करते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवे पर ब्राजील है। अब इसमें अपने क्वेश्चन, तो देखो वो तो नॉर्मल सी बात है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से देश की है? तो चीन की है। अब भारत का यदि हम देखें तो भारत से ज्यादा चाइना की है, कम किसकी है? यूएसए की। पर एक तो क्वेश्चन ये जरूरी है कि सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री, ठीक है, तो सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया। मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या इंडोनेशिया में है। दूसरा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने खोज कर निकाला है कि एक ऐसा देश जो एरिया वाइज
और पॉपुलेशन वाइज दोनों तरीके से एक ही नंबर पर आता है। तो वो देश है कौन? ब्राजील। ब्राजील जनसंख्या के हिसाब से प्लस क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों तरीके से 5वें स्थान पर ही आता है। ठीक है। यूएसए एरिया के हिसाब से आता है चौथे पर और पॉपुलेशन के हिसाब से आता है तीसरे पर ब्राजील एक ऐसा देश है जो दोनों तरीके से कौन से पर आता है? 5वें पर। अब भारत की टोटल पॉपुलेशन यदि हम देखेंगे तो 17.5 है। पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में निवास करता है। ठीक है। एरिया कितना है? 2.42%। अब देखो ये इतना डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस है तो करीब करीब देखो 15% डिफरेंस बनता है। अब यदि आप एक आंसर ढूंढो खोज कर, तो जब पूछा जाए तो भारत की ज्यादातर जो प्रॉब्लम है उनका मेन कारण है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि हमारे संसाधनों पर इसकी वजह से अत्यधिक दबाव है। क्योंकि हम टोटल पॉपुलेशन का कितना रखते हैं? 17.5%, पर एरिया का हम सिर्फ कितना रखते हैं? 2.42%। तो भारत की ज्यादातर प्रॉब्लम की जो वजह है वो वजह है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। तो देखो ये बाहर की मैंने नॉर्मल सी जानकारी दी है, अब इससे आगे का हम क्लियर करेंगे दूसरे वीडियो में।